वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है बर्गर किंग की। बर्गर किंग इंडिया के अंदर बहुत ही तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इसका स्टॉक 40% नीचे चला गया है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है वो हम समझते हैं आज की बिजनेस न्यूज में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बर्गर किंग है उसका स्टॉक किस नाम से जाना जाता है। एक्चुअली बर्गर किंग ब्रांड है और जो उसके पीछे कंपनी है उस कंपनी का नाम है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। अब ये जो डाउन है 40% का, इसका रीजन काफी ज्यादा सिंपल है, बट आप जरा ये सोच के देखो कि इंडिया के अंदर ग्रोथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टोर्स के नंबर 533 तक पहुंच गए हैं, रेवेन्यू भी 16% ऊपर है। लेकिन जो रीजन है 40% डाउन का वो है इंडोनेशिया बिजनेस, क्योंकि उनका जो इंडोनेशिया बिजनेस है वो पूरा का पूरा गेम बिगाड़ रहा है। क्योंकि Q2 FY26 में 43 करोड़ रुपीस का लॉस था इंडोनेशिया बिजनेस के अंदर। हालांकि इंडिया बिजनेस भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट रेवेन्यू तो ग्रो कर रहे हैं। हालांकि जो इंडिया का सिस्टम है वहां पर भी ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। उसके पीछे दो रीजन है, पहला तो लेबर कॉस्ट, दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट है और तीसरा मार्जिन भी इनके थोड़े कम हो रहे हैं। तो ये पूरा सिनेरियो था 40% डाउन के पीछे का रीजन। हालांकि कंपनी काफी एग्रेसिवली नए स्टोर्स तो खोल रही है, कैफेज भी बढ़ा रही है, मार्जिन भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है और मार्जिन थोड़े से इंप्रूव भी हुए हैं। लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि प्रॉफिटेबिलिटी FY28 से पहले आना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है, क्योंकि ये वैल्यूएशन अभी इसकी चीप है। और चीप होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी ट्रबल में है, प्रॉफिट्स कमा नहीं रही है और हॉट नहीं है। हॉट इन द सेंस की जिस तरीके से ग्रो का IPO आया, इस तरीके से लोगों के अंदर बवाल मच गया, लेंसकार्ट जो फोमो क्रिएट हुआ है, ऐसा कुछ बर्गर किंग के साथ है नहीं। तो वैल्यूएशन अभी चीप है। बाकी ग्रो के बारे में आपको जानना है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, मैंने ग्रो का भी न्यूज कल ही कवर किया था। अगली बिजनेस न्यूज है NTPC की। NTPC इंडियन पावर सेक्टर के अंदर एक नया ट्विस्ट लेकर के आ गया है और ये ट्विस्ट है न्यूक्लियर एनर्जी का, क्योंकि NTPC मैसिवली न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रही है। अगर मैं आपको डेटा के हिसाब से बताऊं तो NTPC 700 मेगावाट, 1000 मेगावाट और 1600 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने जा रही है, वो भी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जैसे गुजरात, MP, बिहार, आंध्र प्रदेश। और इन स्टेट्स के अंदर साइट्स की सर्चिंग की जा रही है और जहां पे भी उनको लोकेशन परफेक्ट मिलेगा वहां पे ये प्लांट्स लग सकते हैं। अब टारगेट क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं। एक्चुअली 2047 तक इंडिया की 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का 30% यानी कि 30 गीगावाट सिर्फ NTPC से ही आएगा। बाकी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। मतलब कितना ज्यादा ये आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझो कि आपको सिर्फ 1 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और इस पूरे प्लांट को बनाने में लगभग 3 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है। और इसीलिए NTPC ओवरसीज यूरेनियम एसेट्स अक्वायर करने का भी प्लान कर रही है और UCIL के साथ तो एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। अगली बिजनेस न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन अगर आपका बिजनेस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, स्पेशली एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से, तो ये बिजनेस न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज इस बिजनेस न्यूज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब न्यूज ये है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 200 फूड एंड एग्री प्रोडक्ट्स यानी कि खाद्य और कृषि उत्पाद पर इंपोर्ट टैरिफ्स रिड्यूस कर दिए हैं और इस लिस्ट में इंडिया के टॉप स्पाइसेस और चाय भी शामिल है। चाहे आप काली मिर्च, लौंग, जीरा, इलायची, हल्दी, अदरक, काजू, ये सारी चीजों पर US मार्केट में अब एंट्री सस्ती हो गई है। 2024 की बात करें तो 2024 के अंदर US को $500 मिलियन स्पाइसेस और 83 मिलियन चाय और कॉफी एक्सपोर्ट्स किए गए थे इंडिया की तरफ से, जिसमें से अब डायरेक्ट बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन ये जो रिलीफ दी गई है इंडिया को, ये काफी ज्यादा पार्शियल है, क्योंकि श्रिम्प, सी फूड्स और बासमती राइस जैसे हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स को अभी भी टैरिफ कट नहीं मिला है। दूसरी तरफ जेम्स, ज्वेलरीज और अपेरियल्स भी 50% ड्यूटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। मतलब उनके ऊपर अभी भी 50% की ड्यूटी लगी है। बाकी जब तक US और इंडिया के बीच ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती, ये सारी चीजें कुछ ऐसी ही रहेंगी। आई होप जल्दी से ट्रेड डील फाइनल हो जाए ताकि बिजनेसेस उस हिसाब से अपना डिसीजन ले पाए। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो ओवरऑल लगभग $1 बिलियन से ज्यादा इंडियन एग्री प्रोडक्ट्स को फायदा होगा इस मूव से। साथ ही साथ इसमें प्रोसेस्ड फूड्स, स्पाइसेस और फ्रूट्स, नट्स, ये सभी चीजें इंक्लूडेड हैं। वैसे कई सारे एक्सपर्ट्स
एक्सपर्ट्स ऐसे थे जिन्होंने इस मूव को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि यूएस कुछ ऐसा ही करेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो तो जो इंडिया के मसाले हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं। आप इंडिया के मसालों का जादू ही अभी नहीं समझते। आप ये सोच के देखो, जो अंग्रेज आए थे वो मसालों का ट्रेड करने ही इंडिया के अंदर आए थे, फिर उन्होंने पूरी इंडिया को कब्जा कर लिया था। तो जो मसाले हमारे यहाँ से जाते हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं और पूरी दुनिया हमारे मसालों की दीवानी है। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स की, लेकिन इस न्यूज को और अच्छे से समझने के लिए आपको कैफे नॉर्म्स के बारे में समझना होगा। और ये जो कैफे नॉर्म्स है ये हर एक कंपनी के ऊपर लागू होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो ऑटो सेक्टर के, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, मारुति हो, हुंडई हो या फिर टाटा मोटर्स हो, आपको इस नॉर्म के बारे में जानना चाहिए। तो अब हम समझते हैं ये नॉर्म होता क्या है। देखिए, कैफे नॉर्म्स मतलब कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी, ये एक तरीके का इकोनॉमी नॉर्म है। अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो ये इंडिया का फ्यूल इफिशियंसी का रूल बुक है जो कार कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। अब ये जो कैफे नॉर्म्स है ये डिमांड क्या करता है वो समझते हैं हम। देखिए, कार मेकर्स जो भी हैं उनको अपने सारे मॉडल्स का एवरेज फ्यूल कंजम्पशन एक फिक्स लिमिट के अंदर ही रखना होता है, यानी कि कार्स ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट हो, कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें जिससे पोल्यूशन कम हो, और कंपनीज को ईवी, सीएनजी, हाइब्रिड जैसे क्लीनर ऑप्शंस को भी लाना पड़ता है। और अगर कंपनीज ऐसा न करें, यानी कि एवरेज ज्यादा हो जाए, तो उनको बहुत ही हैवी पेनल्टी भी लग सकती है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, जिस तरीके से आप दिल्ली की हवा देख रहे हो, लोग मरते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है। तो ये होता है आपका कैफे नॉर्म। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स के न्यूज के तरफ। देखिए, न्यूज ये है कि टाटा मोटर्स अपनी सभी बड़ी कार्स और एसयूवीज के लिए एक गेम चेंजिंग फ्यूल स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है। मतलब कि 4 मीटर से ऊपर वाली सेगमेंट में सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स का इवेल्युएशन किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि उनका जो ईवी प्लस सीएनजी मिक्स है वो ऑलरेडी कैफे नॉर्म्स को फॉलो करता है, वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबली। पर फ्यूचर में कंपटीशन को देखते हुए 4.3 मीटर कार्स के लिए सीएनजी और लार्ज एसयूवीज के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर सीरियसली स्टडी कर रही है कंपनी। साथ ही साथ अगर हम देखें टाटा सिएरा का, तो टाटा सिएरा एसयूवी भी अभी अभी दिखाई गई है, जो 2 वेरिएंट्स के साथ आती है, एक तो आईसीई के साथ और दूसरा ईवी के साथ। अब टाटा मोटर्स क्या कह रहा है मैं आपको फिर से समझा दूं। टाटा मोटर्स ये कह रहा है कि उनका ईवी और सीएनजी मिक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनको कैफे नॉर्म्स मीट करने के लिए हाइब्रिड लाना जरूरी ही नहीं है। लेकिन लार्ज एसयूवीज के लिए फिर भी हाइब्रिड इवैल्यूएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन से आगे रहना चाहता है टाटा मोटर्स, और उसको ये भी लगता है कि ये जो मल्टी फ्यूल स्ट्रेटेजी है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है कंपनी के ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर है उसको काफी ज्यादा चॉइसेस मिलती हैं। अगर वो सीएनजी में जाना चाहे तो उसमें जा सकता है, ईवी में जा सकता है, और अगर उसको मिक्स चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, तो वो उसमें भी जा सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है गोदरेज प्रॉपर्टीज की। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने H2 FY26 में 22,000 करोड़ के नए प्रॉपर्टीज को लॉन्चेस करने का मेगा प्लान अनाउंस किया है। और कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन फिरोज शाह गोदरेज के मुताबिक FY26 में 40,000 करोड़ के नए लॉन्चेस और 32,500 करोड़ की सेल्स का टारगेट सेट है, जिसमें से फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 47% लॉन्चेस और 48% ब्रोकिंग अचीव हो चुकी है। वर्ल्डली प्रोजेक्ट लॉन्च अंडरवे है, बांद्रा प्रोजेक्ट मार्च तक आ जाएगा, और डिमांड मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव चल रही है। Q2 के प्रॉफिट की बात करें तो Q2 में प्रॉफिट भी 21% जंप होकर के 403 करोड़ रुपीस तक चला गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा गर्म चल रहा है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिगो की। वैसे देखा जाए तो ये न्यूज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड है, बट इसका मेजर चंक जो है वो इंडिगो होल्ड करता है, तो इसलिए ये न्यूज इंडिगो से रिलेटेड है। और जब मैंने मेजर चंक बोला तो मैं फ्लाइट्स के रेस्पेक्टिव में कह रहा, बिजनेस के रेस्पेक्टिव में नहीं। तो न्यूज ये है कि नवी मुंबई का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब एविएशन मार्केट का नेक्स्ट बड़ा हब बनने वाला है, और इंडिगो के साथ साथ अकाशा एयर, ये दोनों यहाँ से 25 दिसंबर से फ्लाइट्स शुरू करने जा रही हैं। इंडिगो की बात करें तो इंडिगो पहले फेज में 10 सिटीज को कनेक्ट करेगा, और वो 10 सिटीज है दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गोवा, मोपा, कोचिन, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मैंगलोर और नागपुर। वहीं पे अकाशा एयर की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्टैगर्ड है। इनका जो शुरुआत है वो पहले दिल्ली, फिर अहमदाबाद, गोवा और जाकर के फिर कोचिन में होगा। अगली बिजनेस न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक ने एक बड़ा कदम उठाया है। ओला इलेक्ट्रिक ने 420 भारत सेल्स को अपने स्कूटर्स में लगा करके पूरे इंडिया भर में टेस्टिंग शुरू कर दी
रही है। ओ सॉरी 420 नहीं, 4680 भारत सेल्स। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब भी मैं ओला का नाम सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में 420 घूमने लगता है। तो ये 420 नहीं था, ये उनका 4680 भारत सेल की बात हो रही है। अब फिलहाल S1 Pro Plus के अंदर ये चीजें टेस्ट की जा रही हैं और ये जो बैटरी पैक है वो 4680 भारत सेल से बना हुआ है। मतलब कि आपको ज्यादा रेंज, बेटर परफॉर्मेंस और हाई सेफ्टी मिलेगी, ऐसा कहना है ओला इलेक्ट्रिक का। हालांकि जो बैटरी है उसको ARAI से लेटेस्ट AIS 156 अमेंडमेंट 4 सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।